बिहार चुनाव में अगर तेजस्वी यादव महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे तो एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदतर प्रदर्शन किया, वो बड़े पार्टनर से छोटे पार्टनर की भूमिका में आ गए और उनका ये नया स्टेटस ही उनके लिए आने वाले सालों में सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। जब नीतीश कुमार को लगेगा कि मुख्यमंत्री तो वो जरूर है मगर सत्ता बीजेपी चला रही है। दरअसल बीजेपी में ही बिहार की नई लीडरशिप को लेकर खुशफुसाहट शुरू हो गई है। आखिर 74 सीटों वाली बड़ी सहयोगी तो अब बीजेपी है, जेडीयू के पास तो मात्र 43 सीटें ही हैं। नीतीश कुमार भले ही फिर मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन इस बार उनके पर कतरे हुए होंगे। आखिर बड़ा पार्टनर होने के नाते और नई परिस्थितियों में भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखने की कुछ शर्त तो बीजेपी भी बनवाएगी। बीजेपी के नेता, स्थानीय नेता नीतीश कुमार के वर्चस्व को चुनौती देते रहेंगे। कुल मिलाकर यह कि चौथे टर्म में पहली बार नीतीश कुमार जीत कर भी सबसे कमजोर स्थिति में होंगे। बिहार चुनाव में एनडीए जरूर जीता मगर नीतीश हारे। बिहार में नीतीश का चेहरा होगा, शासन बीजेपी का होगा। आखिर नीतीश इन परिस्थितियों में कब तक पद पर बने रहेंगे, सवाल बहुत है, जवाब तो समय ही देगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बास प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बिहार में असली शासन नीतीश कुमार का नहीं बीजेपी का होगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। आज जबकि बिहार चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, यह जानना भी जरूरी है कि बिहार की जनता ने हाय हाय नीतीश करने के बावजूद, उन पर सड़े प्याज फेंकने के बावजूद, उनकी रैलियों में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने के बावजूद आखिर एनडीए को जीतने वाली स्थिति में कैसे पहुंचाया। लेकिन इसका जवाब हम इस सवाल के जरिए ढूंढेंगे और उसके जवाब के जरिए ढूंढेंगे। और वो सवाल है, आखिर इन सब के बावजूद तेजस्वी यादव हारे क्यों? यह सही है कि तेजस्वी अपनी रैलियों में भयंकर भीड़ जुटा रहे थे। कोलेशन जुटाने में भूल चूक के बावजूद रोजगार को लेकर 10 लाख नौकरियों वाले उनके स्लोगन ने बीजेपी कैंप में भी हड़कंप मचा दिया था। क्या फ्री कोरोना वैक्सीन का बीजेपी का वादा इसने कमाल कर दिया? तो क्या बिहार जैसे राज्य में जातीय समीकरण महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे और बीजेपी जेडीयू का एक विनिंग कॉम्बिनेशन फिर सत्ता में है? क्या पुराना विनिंग कॉम्बिनेशन फिर इस बार उसने कमाल किया? आखिर बाजी पलटी कैसे? क्या तेजस्वी का कम एक्सपीरियंस आड़े आया या फिर यह बात कि दरअसल उनके पास अपना काम दिखाने जैसा कुछ भी तो नहीं था? तेजस्वी यादव ये आरोप, उनकी पार्टी आरोप लगा सकती है काउंटिंग में कुछ सीटों पर बेईमानी हुई। चुनाव आयोग उन आरोपों की जांच करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि रिजल्ट कार्ड में आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन हार चुका है। इसलिए आज यह जान लेना जरूरी है कि कौन थे महागठबंधन की हार के विलेन। महागठबंधन की हार के कारण तो बहुत है, जिनमें प्रमुख कारण तो खुद वो बना जो महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर था। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी की। 70 सीट पर लड़ती है कांग्रेस और मात्र 19 सीटों पर जीतती है। स्ट्राइक रेट 27-7। सवाल यह है कि जब जीतने की कुव्वत नहीं थी तो इतनी सीटें लड़ी क्यों? या जीतने की कुव्वत थी तो 70 में से 51 सीट हारे क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पिछली बार के मुकाबले बदतर प्रदर्शन। तेजस्वी 75 सीटें जीते और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 52% था। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने 29 में से 16 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 55%। अब सोचिए स्ट्राइक रेट का अंतर, कहां 52%, 55% और कहां अलायंस के मजबूत पार्टनर समझे जाने वाले कांग्रेस का सबसे बदतर स्ट्राइक रेट 27। 70 में से केवल 19 सीटें जीतना। हर चुनाव में कांग्रेस के लिए एक कुछ नए सवाल खड़े होते हैं, कुछ नई मुश्किलें सामने पेश आती हैं। बिहार चुनाव भी कांग्रेस से फिर सवाल पूछ रहा है। जो नतीजे आए हैं फिर सवाल पूछ रहे हैं और सवाल कुछ इस प्रकार से है, सोशल मीडिया पर तो दिखते हो, जमीन पर क्यों नहीं दिखते?
लोगों और पार्टी के बीच दीवार कब तोड़ोगे? जीतने की आदत कब डालोगे? प्रधानमंत्री मोदी को कोसते रहोगे और कोसते कोसते उम्र बिता दोगे, या खुद भी नई लकीर खींचोगे? खैर, कांग्रेस पर इससे ज्यादा कुछ भी बोलना बेमानी होगा, क्योंकि सच तो यह है कि कांग्रेस को हार की लत लग गई है और अपने इस नए स्टेटस को वो काफी एंजॉय भी करने लगी। रिपब्लिक टीवी वाले अर्नब गोस्वामी पर रिया वाले मामले को लेकर जो मीम बना था ना, जो काफी वायरल हुआ था, अगर आपको याद हो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। राहुल की कांग्रेस का अगर मीम बने तो कुछ ऐसा होगा, मुझे हार दो, मुझे हार दो, मैं हारना चाहता हूं, मुझे हार दो। तेजस्वी यादव ने जहां एक और कांग्रेस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया, वहीं वो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को अपने साथ रखने में भी नाकाम रही। याद होगा आपको कैसे सीट बंटवारे को लेकर जब महागठबंधन के सभी नेता एक मंच पर थे, तो उस समय वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी भी थे वहां पर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अचानक वो सीट बंटवारे पर नाराज होकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही उठकर चल दिए। पता नहीं उनको वापस गठबंधन महागठबंधन में लाने की कोशिश हुई या नहीं, लेकिन पता चला वो एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। चुनाव में मुकेश साहनी खुद तो अपनी सीट नहीं बचा पाए, मगर उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती। ये 4 सीटें भी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ना होती तो 125 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन बहुमत का जो आंकड़ा होता वो पार नहीं कर पाता। 125 में 4 सीटें वीआईपी की भी। तीसरा फैक्टर रहा ओवैसी फैक्टर, महागठबंधन की हार का कारण। सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर ओवैसी की एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया, लेकिन तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 5 में से 4 सीट लालू यादव की आरजेडी ने जीती थी। अपने चुनाव प्रचार में ओवैसी ने बीजेपी को निशाना नहीं बनाया था। इस पूरे चुनाव प्रचार में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को टारगेट किया था। इसलिए शायद इस तरह की अफवाह भी फैली कि बीजेपी और ओवैसी के बीच कुछ साठगांठ थी। ऐसा क्या? मामला जो भी हो, मगर ओवैसी का मकसद कांग्रेस आरजेडी को बिहार की सत्ता तक पहुंचने में रोड़े अटकाना था, तो ओवैसी इस काम में कामयाब रहे। जो लोग भी ओवैसी की राजनीति को देखते समझते आए हैं, वो एक बार फिर सोचे कि क्या ओवैसी किस तरह की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन यहां एक सवाल यह भी लाजमी है कि क्या, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि गठबंधन जीतने की स्थिति में होता, महागठबंधन या जीत के करीब पहुंचने की स्थिति में होता, तो ओवैसी सपोर्ट करते या नहीं अपने इन 5 सीटों के साथ। अब चूंकि वो स्थिति आई ही नहीं, इसलिए यह सवाल भी शायद बेमानी हो जाता है। तेजस्वी के महागठबंधन की हार का चौथा फैक्टर और बहुत ही निर्णायक फैक्टर रहा खुद तेजस्वी की राजनीतिक विरासत। उनके अपने माता पिता का 15 साल का शासन। पूरे चुनाव में एनडीए के नेताओं ने एक शब्द को लोगों के बीच काफी उछाला, और वो शब्द था जंगल राज। एक वो शब्द जो बिहार की राजनीति में लालू यादव के कार्यकाल पर इस तरह चस्पा है, जो न सिर्फ उनके पतन का कारण बना, बल्कि आज 15 साल के बाद भी जंगल राज का साया आरजेडी का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अपनी जीत से और शायद बेहतर प्रदर्शन देने के अपने वायदे से तेजस्वी अपनी पार्टी और अपने पिता पर लगाया गया ये तोहमत मिटाना चाहते थे, लेकिन बिहार के लोगों ने उनको फिलहाल ये मौका दिया ही नहीं। उनको जीत के करीब तो ले गए, मगर जिताया नहीं। ऐसा भी नहीं था कि पिछले 5 सालों की एनडीए की रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छी थी, जिसमें से 2.5 साल तो उन्होंने लालू यादव के साथ ही बिताए। फिर 2017 में बीजेपी के दामन दोबारा थामा। तो नीतीश की सुशासन बाबू की इमेज में तो पिछले कई सालों से डेंट लगना शुरू हो चुका था।
लालू यादव से दोस्ती करके दोस्ती तोड़ना भी लोगों को नागवार गुजरा। कोरोना जो माइग्रेशन हुआ और जो क्राइसिस रही, उसमें भी नीतीश के रवैये पर कई सवाल खड़े हुए और यही सब कारण उनकी अपनी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के खराब प्रदर्शन का कारण बना। लेकिन बीजेपी ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोला, जैसे लोगों के बीच बिहार से ज्यादा राष्ट्रवाद के मुद्दे उछाले, उससे साफ था कि प्रधानमंत्री इस पूरे डिबेट को किसी दूसरी तरफ मोड़ना चाहते थे। नीतीश की कमजोरियों से अलग वो विपक्ष के पाले में गेंद डालना चाहते थे। विपक्ष यानी जंगल राज वाला लालू या राज, जो पार्टी आज भी सक्रिय है और लालू यादव के बेटे आज उस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। मोदी ने कभी नीतीश की छवि को ढका तो कभी दूरी बना ली नीतीश से। एक समय तो यह है कि बीजेपी ने अखबारों और चौराहों पर अपने विज्ञापनों में अपने वायदों की लिस्ट के साथ केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर ही छापी। उसमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब थे। नीतीश कुमार को भी अपनी कमजोरियों का एहसास था और उसके साथ ये बात उनको और तंग कर रही थी कि उनकी रैलियों में भीड़ का गुस्सा दिख रहा था, तो मोदी की रैलियों में भीड़ उत्साह से भरी थी। एक बार तो खुद नीतीश ने मंच से लोगों को भरोसा दिलाया कि जो विकास मैं नहीं कर पाया, भूल चूक लेनी देनी, प्रधानमंत्री मोदी वो विकास आपके लिए करेंगे, इसलिए वोट हमको दीजिए, एनडीए को दीजिए। आखिरी फेज के पहले तक, तीसरे चरण के मतदान से पहले तक भी नीतीश अपनी हार देख सकते थे, तभी उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र चला कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। जनता ने इसके बावजूद उन्हें कम सीट दी, मगर जिताया उन्हीं के एनडीए गठबंधन को। दरअसल नीतीश की महादलित वोट और महिलाओं के वोट बैंक में पकड़, तो दूसरी तरफ बीजेपी का अपर कास्ट और ईबीसी में भी बढ़ता दबदबा, ये विनिंग कॉम्बिनेशन आखिरकार एनडीए के पक्ष में ही गया। बाकी विपक्ष बटा हुआ नजर आया, चाहे वो एलजेपी हो जिसने आरजेडी और जेडीयू दोनों के वोट बैंक में सेंध मारी, क्योंकि एनडीए से वो अलग हो चुका था, अपने दम पर चुनाव लड़ रहा था। लेकिन एलजेपी, चिराग पासवान वाली एलजेपी खुद आत्मघाती साबित हुई। एक सीट जीत ली, पिछली बार से एक कम। और या फिर जो, जैसा मैंने कहा कि विपक्ष बटा हुआ था, तो विपक्ष में भी एक ओवैसी फैक्टर तो आ ही गया था। सीमांचल में राजद के मुस्लिम वोट का ओवैसी फैक्टर की वजह से वो भी बिखर गया। लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि क्या जनता नीतीश सरकार को बीजेपी से अलग करके देख रही थी? क्या नीतीश सरकार की नाकामी बीजेपी सरकार की नाकामी नहीं थी, गठबंधन सरकार थी आखिरकार? क्योंकि उसी जनता ने मोदी की बीजेपी को बम्पर सीट दी, 74 सीट, कहां 43 सीट जेडीयू को, पिछली बार से कहीं ज्यादा, जबकि दोनों बराबर की सीट पर लगभग लड़ रहे थे। क्या कोरोना क्राइसिस में मोदी सरकार का गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज और कैश ट्रांसफर लोगों के मन को भा गया? क्या लोगों ने मोदी के नाम पर एनडीए को बहुमत दिया? तो क्या लोगों ने मोदी को कोरोना मैनेजमेंट के लिए माफ कर दिया? क्या देश की चौपट होती आर्थिक व्यवस्था और उसके मैनेजमेंट के लिए लोगों ने मोदी को माफ कर दिया है? क्या कोरोना क्राइसिस पर मोदी मैनेजमेंट, बिहार के लोगों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है? और अगर इन सब सवालों के जवाब हां हैं, तो यह सवाल भी बनता है कि आखिर इसी जनता ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी की बीजेपी को शिकस्त दी थी और तब नीतीश कुमार और लालू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और वहां लालू यादव की पार्टी को ज्यादा वोट और ज्यादा सीट मिली थी। शायद इन सभी सवालों में जवाब भी छिपे हैं, मगर एक बात तय है, तेजस्वी यादव सीएम न बन पाए हों, लेकिन बिहार की राजनीतिक फिजा अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ये बदलाव क्या नीतीश के गले उतर पाएगा? ये सवाल 25 करोड़ का है और इसके लिए कोई लाइफलाइन नहीं है। फिर आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या बिहार में असली शासन नीतीश कुमार का नहीं बीजेपी का होगा? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी।
फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।